नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस खास शो खबरों के खिलाड़ी में। इस हफ्ते की अगर सबसे बड़ी सुगबुगाहट कहें तो इसी को लेकर रही कि क्या विपक्ष की जो तमाम पार्टियां एक साथ जुटने वाली हैं पटना में, वो एक साथ हैं, एक साथ रह पाएंगी या इस एकता में भी दरार पैदा हो सकती है। और ये बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि जेडीयू की पुरानी साथी मांझी साहब की पार्टी, उन्होंने इस पूरी रैली के पहले ही महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा इन परिस्थितियों में कि ये वाकई में विपक्षी एकता कितनी कामयाब हो पाएगी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दिक्कत उस तरफ भी है, वहां पर भी एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी की जो पोस्टर छपा, देवेंद्र फडणवीस उससे नाराज हो गए, वो दिक्कत वहां एनडीए में भी दिखाई दे रही है। तो कौन सी खेमा ज्यादा मजबूत है, इस पर बातचीत करेंगे। 23 तारीख की बड़ी रैली को लेकर बड़ी हलचल है। क्या वाकई में इस बड़ी हलचल के लिए ही शरद पवार ने अपनी भूमिका अपनी पार्टी में कम की है? क्या वो किसी बड़े रोल में दिखाई देने वाले हैं विपक्षी एकता के मंच पर? क्या नीतीश कुमार कन्वीनर बनने वाले हैं औपचारिक तौर पर? बहुत सी अटकल है, इन तमाम पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। खबरों के तमाम खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद हैं। परिचय कराता हूं, पंकज शर्मा जी मेरे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूर्णिमा जी हमारे साथ है। पूर्णिमा जी आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। शिवम हमारे साथ है, युवा चेहरे, पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते हैं। जयदीप कर्णिक हमारे साथ है, अमर उजाला के .com के संपादक। प्रवीण तिवारी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। आप ठीक मेरे पीछे बैठे हुए हैं, अभी मैं आपसे टकरा जाता। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विनोद जी हमारे साथ हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पहला सवाल मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा, लेडीज फर्स्ट, पूर्णिमा जी आपसे। क्या उम्मीद है आपको 23 तारीख को? 23 तारीख की बैठक में क्या होगा? सिर्फ फोटो खींचेगी या वाकई में ये सीरियस प्रयास है? नहीं, सीरियस प्रयास तो इसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि पोस्चरिंग जो किस पार्टी की किस तरह से होगी ये अभी सामने आएगा। इनिशियल स्टेज है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि नेता डिक्लेयर हो जाएगा और कौन सी पार्टी का कहाँ पे कितनी सीटें लड़ेंगी ये डिक्लेयर हो जाएगा। ये अपने आप में काफ़ी है कि पार्टियां साथ आ रही हैं, और वो साथ आ रही हैं तो किस तरह से साथ आ रही हैं इसकी हमें रूपरेखा थोड़ी दिखाई दे जाएगी। आप बंगाल में लड़ रहे हैं कांग्रेस और बंगाल, रोज रोज अखबारों में छप रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। आपको लगता है एकता का मतलब है? यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, और तभी तो हम इस पे बहस कर रहे हैं कि जो ममता और कांग्रेस बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ खंजर लिए खड़े हैं, क्या वो इस मंच पे एक साथ आएंगे? और एक साथ आएंगे तो वो किस पोस्चर के साथ साथ आएंगे, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। पंकज जी, मैं आपको लेके आना चाहूंगा। ये इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भानुमति का कुनबा है, ये उसमें कुछ होता नहीं है। इकट्ठे हो जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर तितर बितर हो जाते हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं दिख रहा है, सिर्फ नरेंद्र मोदी को रोकना है, इसलिए सब एक हो जा रहे हैं। ये जो सोच है ये नकारात्मक सोच नहीं है? नहीं, इससे ज़्यादा रचनात्मक योजना क्या हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाना है? इससे ज़्यादा रचनात्मक योजना तो इस वक्त विपक्ष के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है, देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए मैं मानता हूं कि विपक्ष की ये जो 23 जून को होने वाली रैली है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे जो आगाज़ होगा, अब ये राज्यों में जो मतभेद हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच, वो अपनी जगह हैं। पंचायत चुनाव अपनी जगह हैं, विधानसभा चुनाव अपनी जगह हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा तो इस बार विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों के पास इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं कि वो एकजुट होकर के चुनाव लड़े। अगर नरेंद्र मोदी इतने ही हराना ही एकमात्र पर्पस है, तो आपके पुराने साथी जीतन राम मांझी क्यों छोड़ देते हैं? क्यों नीतीश कुमार का साथ छोड़ के? देखिए, एक जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार का साथ छोड़ देने से पूरी विपक्षी एकता पर हम प्रश्न चिन्ह लगा दें, ये भी कोई ठीक बात नहीं। रैली के ठीक पहले होता है, 5-7 दिन पहले। रैली में जिन राजनीतिक दलों ने मंजूरी दी है आने के लिए, उनके लोकसभा में 142 सांसद हैं, राज्यसभा में उनके 88 सांसद हैं, सब मिलाकर 230 सांसद संसद के दोनों सदनों में इन विपक्षी दलों के इस वक्त हैं। 1,500 के करीब विधायक हैं देश भर की तमाम विधानसभाओं में, 906 विधायक तो सिर्फ कांग्रेस के हैं उनमें से। तो इसको आप, ये मामूली संख्या नहीं है। ये सब जब एक मंच पर आ रहे हैं 23 जून को, तो इसके महत्व को समझने की जरूरत है। आप बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं विधानसभाओं को छोड़ दीजिए, पंचायत को छोड़ दीजिए, फिर आप इस संख्या में, विधायकों की संख्या में 900 विधायक कांग्रेस के गिन ले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, 800 एमपीज में से केवल 230 हैं। अगर दोनों हाउस जोड़ ले तो 800 में से केवल 230 है। पिछले 9 साल से जिस तरह की राजनीति चल रही है, साम दाम दंड भेद की, सेंधमारी की, हर तरह की चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, उसमें विपक्ष के पास जो इस रैली में आ रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस रैली में आ रहे हैं उनके पास 230 सांसद होना मामूली बात नहीं है। देश में 1,500 विधायक होना मामूली बात नहीं है।
अलग अलग राज्यों में चूंकि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और अपनी अपनी राजनीतिक उपस्थिति है, तो वो एक अलग मुद्दा है। उससे हम ये नहीं कह सकते कि लोकसभा के चुनाव के लिए विपक्ष की एकता नहीं हो पाएगी या भानुमति का कुनबा है। आप जो कह रहे हैं, जीतन राम मांझी ने ये ऐलान किया है कि वो उनका बेटा कैबिनेट छोड़ रहा है, वो गठबंधन छोड़ रहे हैं, ये अभी उन्होंने नहीं कहा। हो जाएगा वो बाद की बात है। आज की डेट में उन्होंने क्लियर किया है कि वो गठबंधन के साथ है। लेकिन जो महत्वाकांक्षा है शुभम, जो आपस में टकराती रहती हैं, अधीर रंजन चौधरी की टकरा रही है ममता बनर्जी के साथ, जीतन राम मांझी की टकरा रही है नीतीश कुमार के साथ, अभी भी अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होने वाला अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है ये महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये जो मंच है, ये जो 23 तारीख को सजने वाला है, इसको आप कितनी उम्मीदों से देखते हैं? सुमित जी, उत्तर प्रदेश में ना एक कहावत है, वैसे तो मैं उसको नहीं मानता, लेकिन ये इस सिचुएशन पे बहुत फिट बैठती है। पुराने जमाने में ज्यादातर परिवार जो है 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी भाई है ना, सब एक साथ रह लेते थे, तो अलग अलग रहने का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उसमें ज्यादातर लोग कहते थे कि भाई घर में अगर सारे ज्ञानी और अकलमंद हो जाते हैं ना, तो उनका एक साथ रहना संभव नहीं, असंभव है, क्योंकि सारे ज्ञानी हैं अपने आप में। यहां जो प्रॉब्लम है, यहां सबको ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। भाई अखिलेश जी के चाहे बेशक सांसद 3 नहीं हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो भी एक उम्मीद देखते हैं कि क्या पता क्या हो जाए, क्योंकि इस देश में ऐसा पहले हुआ है। बहन जी का अपना एक आधार है, उनको भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए। नीतीश जी टोटलिटी में 105 से 41 विधायकों पर आ गए, लेकिन उनके मन में वो एकदम फ्री हिट वाला अंदाज है ही कि क्या पता माहौल बन ही जाए। तेजस्वी जी चाहते हैं वो किसी तरीके से राज्य से बाहर जाएं, तो मैं यहां पर पूरी तरीके से कमान लेकर आगे बढ़ूं। राहुल जी को अब लगता है कि 2 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो क्या पता कुछ अच्छा माहौल बन जाए या फिर चीजें बेहतर हो जाए, जिस तरीके से कांग्रेस ने रिवैम्प किया। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और वो महत्वाकांक्षाएं देश के सबसे बड़े पद यानी कि प्रधानमंत्री पर जाकर रुकती है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई किसी से, आप तो बड़े जर्नलिस्ट हैं, अगर जाके पूछेंगे, बैठेंगे कि बताइए जरा कितनी सीटें हैं, वो खुद ही नहीं मान लेंगे कि नहीं हम नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा जोड़ तोड़ करके उनको लगता है कि वो किसी तरीके से यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 14 के बाद से जोड़ तोड़ करके या गठबंधन करके वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई है। मैं इस बात को डिनाई करता हूं, मैं मानता ही नहीं। मैंने हो सकता है टेन्योर पूरे हुए हो, नहीं हुए हो। मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि इकट्ठा होकर परिवार चलाना या फिर सरकार चलाना कोई बुरी बात है। इस देश में अलायंस की सरकार चली है, अटल जी की चली, फिर UPA 1 UPA 2 चला, लेकिन 14 के बाद से बाय एंड लार्ज जो चीजें बदली हैं वो मुझे लगता है कि जनता को समझ में भी आती हैं। एग्जाम्पल, अटल जी के समय में जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के मुद्दे थे, वो इसी अलायंस की वजह से बहुत सारी चीजें मुझे लगता है शायद वो करते जो ना कर पाए हों। ऐसा मैं मानता हूं, गलत हो सकता हूं मैं बिल्कुल इसमें। लेकिन आज जो 2014 से हम 2024 में आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिसीजंस जो आए वो इस वजह से आए कि एक जगह आपके पास एक सांसद हैं जहां आपको मैंडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जहां बहुत लोगों की शिकायतें भी रहती हैं कि पता ही नहीं चलता, रात को 8 बजे कोई डिसीजन आ जाता है, अगले दिन सुबह आ जाते हैं, 2 बजे तक राज्यसभा चलती है, बिल्स पास हो जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि संख्या बल इनके पास है। और मैं मानता हूं एक डिसाइसिव गवर्नमेंट चलाने के लिए, 140 करोड़ का देश चलाने के लिए और व्यवस्था में बड़े परिवर्तन करने के लिए आपको मैंडेट होना चाहिए। जयदीप, आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, पहली बात तो ये कि ये जो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर जब लौट के आए थे अपने दौरे से, तो उन्होंने दिल्ली के एयरपोर्ट पे जो भाषण दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, उसमें उन्होंने एक बात अंडरलाइन करके कही कि आपने एक पूरी बहुमत की सरकार चुनी है, इसीलिए भारत का इतना सम्मान हो रहा है। अब एग्जैक्टली कोर्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सरकार की ताकत को दिखाया। जो बात शिवम कह रहे हैं कि भाई पूरे मैंडेट मिलता है तो सरकार को फायदा होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट का हिस्सा है डेमोक्रेसी में कि क्या जो पूर्ण सरकार होती है, अच्छे नंबर वाली सरकार होती है, क्या वो मनमानी करने लगती है? क्या उस पर लगाम लगाने के लिए बीच बीच में इस तरह की त्रिशंकु सरकारें चाहिए हैं क्या? इसको आप कैसे देखते हैं, इस इंटरप्रिटेशन को? बात यह है कि इस देश ने गठबंधन की राजनीति और गठबंधन की राजनीति से होने वाले नुकसानों को भी देखा है। 4-4, 5-5, 6-6, 8 सीटों वाले लोग अपने राज्यों से आकर अपनी मनमानी शर्तों पर सरकार का हिस्सा बने हैं, और जिसके पास बहुत कम सीटें वो प्रधानमंत्री भी बन गए, इसलिए कि कोई और सर्वमान्य नेता नहीं है। और उसमें जो दिक्कत आई है देश में वो सबने देखी है कि छोटी छोटी मांगों के पीछे कि ट्रेन किस स्टेशन पे रुकनी चाहिए और किस पर नहीं, वहां से लेके बड़े बड़े विधेयक पास करने तक दिक्कत आई है। और मैं इस वाक्य से, इस बात से तो खैर सहमत नहीं हूं कि अगर ज्यादा बहुमत वाली सरकार, मनमानी की व्यवस्था इस देश के लोकतंत्र में ही नहीं, इस देश का लोकतंत्र इस तरीके से बना है, विपक्ष की व्यवस्था है
ऐसा नहीं कि सारे विधायक और दूसरी राज्यसभा की व्यवस्था भी इसलिए कि अगर राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं है तो विधेयक वहां जाके भी रुकेंगे। आप मनमाने कानून तो वैसे भी इस देश में इस तरीके से नहीं बना सकते। और इस देश का लोकतंत्र उससे भी ज्यादा इसलिए मजबूत है कि कोई कानून अगर पास भी हो गया है दोनों सदनों से और सड़क पर उसका विरोध हुआ है तो किसान के जो कानून थे वापिस हुए ना, चाहे उसमें विवाद कितना भी, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो अलग बहस का विषय है। लेकिन दोनों सदनों से पारित हो जाने वाले कानून भी धरातल पर लागू होने से पहले वापिस ले लिए जाते, इतना ये देश मजबूत है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार अगर पूर्ण बहुमत के साथ स्थापित है, कैसी सरकार बेहतर है? मुझे लगता है कि अगर इस देश में सही तरीके से कानून चलाने, पूर्ण बहुमत होने चाहिए। खासतौर पर वो जोड़ तोड़ की राजनीति वाली सरकारें जो 2-2, 4-4, 5-5 सीटें लेकर ब्लैकमेलिंग करते हैं, मैं उसको ब्लैकमेलिंग कहूंगा, वो तो नहीं होनी चाहिए। पर जब हम बात विपक्षी एकता की कर रहे हैं तो बड़ी बात यह है कि जो शुरुआत में पंकज जी ने भी कहा, इसका मतलब ये पंचायत चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों के लिए, स्थानीय चुनावों के लिए गठबंधन नहीं है। मोदी को हटाना है, इसका मतलब लोकसभा चुनावों के लिए। अब लोकसभा में अगर 230 सांसदों के प्रतिनिधित्व वाली पार्टियां एक मंच पर खड़ी भी हैं तो मैं ये जरूर देखना चाहूंगा एक पत्रकार के नाते कि इन 230 में से कितनी सीटों की कुर्बानी कौन देने को तैयार है जब बात मंच से, वैचारिक मंच से उतरकर उस मेज पर आएगी, बोर्डरूम पर, जहां पर सीटों का बंटवारा तय होगा। तो जब ये, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो सुंदर सा तस्वीर पटना में ही हमने देखा है, पिछली बार भी यही पटना था, यही मैदान था और यहीं पर मंच पर एक सुंदर सी तस्वीर थी। लेकिन क्या ये लोग अपनी सीटें छोड़ने को तैयार होंगे? अगर ये अपनी सीटें छोड़ने को तैयार होंगे और 230 में से हर कोई अपने अपने गढ़ में अपने, क्योंकि अगर आपको मोदी जी को हराना है तो वो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसी कर्नाटक में पिछली बार भी हारने के बाद जबरदस्त बहुमत आया, उसी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने लोकसभा की मतलब आपको विधानसभा में 36-37% वोट मिल रहा है और वही वोट प्रतिशत लोकसभा में जाकर 48-49% हो जा रहा है। उससे ये पूरा जो विपक्ष है मिलकर कैसे लड़ेगा? अगर वाकई सीटों का बंटवारा कर लेता है तो जो जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले होते हैं और वोट बढ़ जाते हैं और भाजपा को फायदा होता है, वहां जरूर कुछ सीटों पर विपक्ष को फायदा हो सकता है, बशर्ते वो सीटों की कुर्बानी देने को तैयार हो। आपके सवाल के जवाब में आखिर में कि नहीं, ऐसी सरकारें जहां पर केवल कुछ सीटों की खातिर ब्लैकमेलिंग होती है वो मेरी राय में देश के लोकतंत्र के लिए खराब है। बनिस्बत इसके बहुमत की सरकार आए, लेकिन जो अंकुश हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बने हुए हैं ऐसी मनमानी को रोकने के लिए, वो अंकुश भी अपनी जगह पर काम करते रहें। विनोद जी, मेरा सवाल आपसे है, इस सब के बीच में हमने देखा तमिलनाडु से खबर आई, वहाँ के एक मंत्री को ईडी ने उठा लिया, रोते गाते पहुँचे हैं, तस्वीरें सब वायरल हुई हैं और ये कहा जा रहा है उनके सपोर्ट में पूरा विपक्ष ने कल ट्वीट किया, जैसे आपने पढ़े होंगे, खड़गे साहब का भी आया, शरद पवार का भी आया, सब ने ट्वीट करके कहा स्टालिन को कि हम तुम्हारे साथ खड़े, तुम्हारे मंत्री के साथ ज्यादती हो रही है। क्या ये जो विपक्ष के भ्रष्टाचार को सामने लाने की कोशिशें एजेंसीज कर रही हैं, जो बात कहती है बीजेपी भी कि हमारी सीबीआई और ईडी ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, कि सब एक हो गए, क्या ये मजबूरी का गठबंधन है या वाकई में इसको लेकर ये विपक्षी पार्टियां त्याग करने को भी तैयार है, जिस तरफ जयदीप इशारा कर रहे थे? देखिए, पहले तो ये मैं एक बात कह दूं, जो बहुमत की सरकार और गठबंधन सरकार की बात आपने पूछी है, मैं उस पर, देखिए, इस देश में मजबूत सरकारें भी हुई हैं और इस देश में गठबंधन की सरकारें भी हुई हैं और दोनों के फायदे और नुकसान भी हमारे सामने हैं। ऐसा नहीं कि मजबूत सरकारों में हमेशा फ़ायदा ही हुआ हो। बहुत मजबूत सरकार थी इंदिरा गांधी की, जिसने इमरजेंसी लगाई, और बहुत मजबूत सरकार है मोदी जी की, जिसने नोटबंदी की। तो ये भी देश ने झेला है मजबूत सरकारों की मनमानी। और गठबंधन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई, आमतौर पर उस सरकार से कोई शिकायत नहीं हुई और चुनाव हारे, अलग बात है। मनमोहन सिंह ने भी गठबंधन सरकार चलाई, यूपीए 2 में कुछ समस्याएं हुई, लेकिन बड़े बड़े काम हुए दोनों सरकारों में। ऐसा नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आज जिसको लेकर के देश में बड़े पूरा समा बीजेपी भी गदगद, सब गदगद, शुरुआत वाजपेयी जी की सरकार के समय हुई। ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट मनरेगा, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए, वो भी गठबंधन की सरकार थी। और तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों सरकारों के फायदे नुकसान अपने हैं। और क्षेत्रीय जो दल हैं इस देश में, भारत विविधता वाला देश है, यहाँ एक पार्टी पूरे देश पे हुकूमत करती रही, वो भी हमने देखा, कांग्रेस का जमाना था। उसके बाद आज बीजेपी की बहुमत ज़्यादातर राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो दल करते हैं, अगर उनको केंद्रीय राज सत्ता में उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो जाती है। जैसे छोटे छोटे झगड़े, अब नंदिनी का झगड़ा, अमूल का झगड़ा, अभी तमिलनाडु, तो ये सब भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। और इस भारत देश में संघीय व्यवस्था है और संघवादी व्यवस्था के तहत चाहे गठबंधन सरकार हो चाहे मजबूत सरकार हो, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। गठबंधन सरकार वो अच्छी चलती है जिसका नेतृत्व कोई बड़ा दल करता है। देखिए, अभी तक जितने भी गैर कांग्रेसी या गैर भाजपाई प्रधानमंत्री हुए हैं
उन सबका कुल कार्यकाल 6-6.5 साल रहा है। लेकिन अटल जी की सरकार 6.5 साल चली क्योंकि बीजेपी उसको लीड कर रही थी, और मनमोहन सिंह की सरकार चली 10 साल क्योंकि कांग्रेस लीड कर रही थी। जिस गठबंधन में बड़े दल का नेतृत्व होगा वो सरकार स्थायित्व दे सकती है। लेकिन जहाँ, जैसा जयदीप जी ने कहा, सही है कि भाई देवगौड़ा जी बन गए, उनके 18 MP थे, गुजराल जी तो का कोई एक भी MP नहीं था उनके अलावा, वो भी बने, तो लेकिन वो नहीं चल पाए। तो हमेशा गठबंधन सरकार वही चलती है जो जिसमें बड़ा दल जो है लीड करे। एक तो ये बात। दूसरी बात जो आपने एक सवाल पूछा, क्या एजेंसीज के डर की वजह हाँ, से एक हो रहे हैं? अब एजेंसी वाली बात देखिए, ऐसा है कि जब देश में कांग्रेस का एक छत्र शासन था तब कौन सा एजेंसीज का डर था? विपक्ष तब भी एक होता था कि नहीं होता था। 77 में इमरजेंसी से निकल के लोग जेल से निकल के आए, एकजुट हुए। 89 में तो ना जेल था, ना इमरजेंसी, ना एजेंसी थी, लेकिन कम्युनिस्ट और बीजेपी एक साथ आ गए, सारे आए। तो एजेंसीज का दुरुपयोग, उपयोग, सदुपयोग जो भी कह ले, वो एक कारण है, लेकिन अकेला वही कारण नहीं है, क्योंकि ये एजेंसीज की कार्यवाही तो 2014 के बाद शुरू हो गई थी। 2019 में तो एकजुट नहीं हो पाए थे, 2019 में तो अलग अलग लड़े तमाम सारे हुए, इस बार हो रहे हैं। तो बहुत अनुभव से सीखा कि एक साथ नहीं आया, इसलिए हाँ, वो भी अनुभव, बिल्कुल वो अनुभव, उस अनुभव से सीखा। एजेंसीज का उपयोग एक कारण है। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, तो भ्रष्टाचार तो हर दल सत्ता में रह चुका है, तो हर दल के ऊपर भ्रष्टाचार के दाग हैं। अब सिर्फ जो विपक्ष में रहे वो भ्रष्टाचारी है, और जो पाला फांद करके इधर आ जाए वो गंगा नहा ले, तो ये भी तो मतलब वॉशिंग मशीन वाला मामला जो है वो तो कहीं ना कहीं सारे मुद्दे जनता के बीच में है। लेकिन विपक्षी एकता को लेकर के बड़ा दिलचस्प है। पहले तो लोग कहते हैं एक साथ बैठेंगे नहीं, जब बैठने को तैयार हो गए तो अरे बैठ तो जाएंगे, सीटों का बंटवारा नहीं होगा। अब सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो देखिए एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, वोट ट्रांसफर हो जाएगा तो देखिए अभी प्रधानमंत्री पद को लेकर झगड़ा होगा। अरे भाई ये सब कयास लगते रहेंगे। एक जमाना था बोले कांग्रेस में राहुल गांधी बनेंगे अध्यक्ष, राहुल गांधी बनेंगे, देख लें सब नाटक चल रहा है, गांधी परिवार है, कोई बन ही नहीं सकता, बन गए ना। तो कई बार राजनीति में वो सब भी होता है जिसकी लोग सोचते हैं शायद ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी हमें देखना चाहिए। अभी तो पहला, जैसा पूर्णिमा जी ने कहा कि पहले वो रिश्ते ही रिश्ते मिल तो लें, तो भाई मिल तो लें, बैठ तो लें, बात तो कर लें, एक दूसरे से आमना सामना तो कर लें। गिले हाँ, मंदिर वाली बात भी चाहिए। हाँ, मंदिर भी बन रहा है, 3 तलाक भी हो गया, 370 भी हट गए, लोग कहते नहीं हटेगा कभी। तो राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार लोग सोचते नहीं हो सकती है। अब ये मिलेंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे, कुछ ममता, गिले शिकवे तो पहली मीटिंग में मिलने पे आपसे अलग से सवाल करूंगा, रुकिए ना, उस टॉपिक पे आता हूँ कि उसमें होगा क्या क्या। आपके पास बहुत सारी जानकारी मैं जानता हूँ, आपको जानना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल तो ये जानना चाहता हूँ हर्षवर्धन आपसे, जो बात विनोद जी कह रहे हैं कि भाई मिल तो रहे हैं, मिलने तो दीजिए। आप पहले से चिंता करने लगते हैं, हम लोग को आदत पड़ गई है हर चीज़ में कमियाँ निकालने की। अभी तो मिलने, शिकायत दूर हो रही है, बैठेंगे, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। क्या ज़बरदस्ती बाल की खाल निकाल रहा है मीडिया? नहीं, मीडिया को और कोई काम क्यों होना चाहिए भाई, मीडिया का यही काम ही है। ये लोग सोचें कि जब इनका अच्छा हो तो मीडिया दिखाए, और जब एक दूसरे का पटकी पटका करें, उठा पटक करें तो मीडिया ना दिखाए। तो मीडिया तो भैया यही करेगा, मतलब ये आप भूल जाइए कि मीडिया नहीं करेगा। और मीडिया तो इस हद तक करता है कि आडवाणी जी ने मनमोहन सिंह की चुनौती दी थी, तो आडवाणी जी पे भी बहुत कुछ कहा गया। जब उन्होंने कहा था हमसे जरा एक बार आमने सामने आके करो, तो मीडिया किसी को नहीं छोड़ता है। लेकिन अभी जो हो रहा है ये बड़ा सुंदर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नड्डा जी और सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक टिफिन, क्या उसका नाम, टिफिन सेवा, ऐसे कुछ किया है ना, टिफिन सब अपनी ले लेके आते हैं और खाते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर दृश्य आ रहा है। तो यहाँ सबकी टिफिन भरी हुई है, बढ़िया टिफिन है, सब लेके आते हैं, एक दूसरे को जिसके जो अच्छा है वो दे देते हैं। यहाँ टिफिन खाली है, बैठेंगे 23 जून को, जब भरी होगी तब तो देने का साहस भी होता है कि चलो ठीक है यार, हमारे में से कुछ गया तो उसके में से भी कुछ अच्छा आएगा। यहाँ पता चला हमने तो उसको अपना निकाल के बढ़िया रसमलाई दे दिया, छेना चमचम दे दिया, वो अपना सूखी रोटी पकड़ा काम चला दिया। खतरा ये है विपक्षी दलों के बीच का, ये असली संकट है कि भाई हम खुद ही नंगे भूखे हैं और तुम हमको कह रहे हो कि यार हमको एक कुर्ता दे दो पहन के, जरा शादी में जाना है। तुम शादी में जाओगे, चमक के चले जाओगे, और उसका कहेंगे उसके पास तो कपड़ा नहीं था, उसको जाने की जरूरत है। इस स्थिति में विपक्ष है। ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन चूंकि लोकतंत्र में जब अपनी बजाय दूसरे की शक्ति से शक्ति हासिल करने की कोशिश होती है, तो भारतीय राजनीति में एक भी उदाहरण नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं चेहरा नहीं होता, जिस सबसे बड़े आंदोलन की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण जैसा चेहरा था जो कहता था जब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो जनता को लगता था एक नेता खड़ा है, नहीं लेगा कुर्सी। यहां कौन है ऐसा?
उठक बैठक वाला वीडियो याद है कि नहीं? भूल गए? उठक बैठक पटना में बुलाए थे सबसे पहले केसीआर को कि इनकी तो टीआरएस है, तेलंगाना राज्य समिति। वहां से उठ के गए तो टीआरएस से बीआरएस हो गई, भारत राष्ट्र समिति। कहां चक्कर में पड़े हुए हैं। और जब सब लेके नाव लेके चले थे तो फिल्म अमर प्रेम का गाना है ना 1972 वाली कि माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, माझी कूद के दूसरी जगह चल दिया है, अब नाव पे आएगा कौन? अभी तो इकट्ठा हो रहे हैं, डूब आएगा कौन? अरे कमाल कर, घर में शादी है, स्वागत में जो लोग इंतजाम में चाचा भतीजे सब लगे हुए हैं, गांव वाले लगे हुए हैं, उन्हीं में से कोई निकल के कहे कि भैया हम टेंट वाला काम हम नहीं देखेंगे, और आप कह रहे हैं कि मेहमान बारात आ जाएगी दरवाजे पे। ये हाल है। 23 के पहले ही माझी जी चल दिए बेटे को लेके, कह रहे हैं कि हटाओ। और मैं आपको बताऊं कितनी बुरी स्थिति में नीतीश कुमार आ गए हैं। पहली बार लंबे समय के बाद नीतीश कुमार ने जब राजनीति शुरू की थी, पहली बार नीतीश कुमार की दुर्दशा ये कि वो कुर्मी कोयरी सम्मेलन कर रहे हैं, वो भी चुपचाप, इसकी चर्चा नहीं होगी। 23 के पहले कुर्मी कोयरी नेताओं से मिल रहे हैं कि भैया सम्राट चौधरी को तुम नेता ना मानो, उपेंद्र कुशवाहा को नेता ना मानो। जब आप ये करने की कोशिश करने लगते हैं तो इसका मतलब कि आपका प्रभाव खत्म हो चुका है। तो बारात की तैयारी चल रही है प्रवीण, कुर्ता यहाँ से वहां जाने वाला है, एक आदमी को कुर्ता मिलेगा, दूसरा आदमी का कुर्ता नहीं होगा। इस बारात में कोई फूफा भी है क्या? मतलब सारे फूफा कौन हो सकता है? सारे ही हैं। पहले तो एक आ ही गए, मांझी आपने जिक्र कर ही दिया है, लेकिन एक बड़ा आप बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर चर्चा को लेकर आए और मैं एक थोड़ा डिफरेंट एंगल भी डालना चाहता हूं। दो हित हैं, एक राष्ट्र हित जिसके बारे में बात हुई कि सरकार ऐसे बनती है, पूर्ण बहुमत की होगी तो कितना फायदा है, टूटी फूटी होगी तो कितना नुकसान है। फायदा उसमें भी है। वो वही मैं कह रहा हूँ कि उसकी नुकसान की बात क्यों? नहीं उसमें कितना फायदा, मैं दोनों चीजें कह रहा हूँ, दोनों चीजें कह रहा हूँ जी। मैं भी मानता हूँ, इस बात को एग्री करता हूँ, और बहुत अच्छी एनालिसिस विनोद जी ने रखी कि उससे फायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों तरह की चीजें हमने देखी। पूर्ण बहुमत के भी आपने बताया नुकसान क्या होते हैं। अब दूसरा हित होता है, वो है पार्टी हित। एक तो राष्ट्र हित हो गया। राष्ट्र हित की योजना कब बनेगी? जब सत्ता में आ जाओगे, जब ताकत आ जाएगी तब राष्ट्र हित की सोचोगे। अभी पूरे विपक्ष को क्या सोचना है? पार्टी हित, कि सत्ता में आने के लिए पहले अपना हित तो कर लें। पार्टी हित किस में है, इस पर विचार करिए। पार्टी हित इसमें है कि आप बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बना पाते हैं, नहीं बना। ये सबके लिए है, ये किसी एक पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, ममता बनर्जी के लिए। इसीलिए तमाम, इतना ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक हो गए, एक मंच पर आ गए। मजबूरी है। और मजबूरी क्यों है? हित है। इस मजबूरी में हित दिखाई दे रहा है, इसलिए साथ में आना पड़ेगा। तो ये कि विपक्षी मोर्चा नहीं बन सकता, इसको तो खारिज कर दीजिए। तो इस थ्योरी जो को लोग साथ नहीं आए हैं इस मोर्चे में, जैसे कि केसीआर नहीं है इसके अंदर, आई डोंट नो, उनका तो पता भी नहीं, स्थिति क्लियर भी नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे बीजू जनता दल, जैसे जगन मोहन, क्या आपको लगता है कि इन लोगों का नहीं आना, यानी समूच विपक्ष का एक साथ नहीं खड़ा होना भी, इसको विपक्ष के दो फाड़ के तौर पर देखा जाएगा? टीआरएस को बीआरएस कर दो, फिर भी वो भारत की पार्टी नहीं होगी, जैसा अभी हर्षवर्धन जी ने कहा। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से हमें तेलंगाना में कितनी लोकसभा सीटें मिलती हैं इस पर ध्यान, लोकसभा में हमारा कितना प्रतिनिधित्व होता है इस पर ध्यान है। केजरीवाल प्रधानमंत्री बने न बने ये एक अलग बात है, केजरीवाल के सांसद कितने चुनकर जाते हैं ये उनका हित है। ममता बनर्जी जानती हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति उनको करना है, करती रही, आगे भी करेंगी। वो प्रधानमंत्री बने, केंद्र की मेरा तो ऐसा मानना है कि ये लोग अपने राज्यों को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देंगे, बने इनका सपना अभी ये नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि जो जहां पर मजबूत है वहां पर लड़े, हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे जहां जहां पर वो मजबूत है। मुझे ऐसा लगता है सुमित जी कि आगामी जो, हालांकि जयदीप जी ने उस पर इशारा किया कि इतिहास ये कहता है कि विधानसभा की कामयाबी जरूरी नहीं कि लोकसभा में एनकैश कर पाए कोई भी पार्टी, फिर भी मुझे लगता है थोड़ा बदलाव का दौर चल रहा है। अगर आगामी 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करता है, विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, उसका स्टेक मजबूत होगा और उसके पीछे लामबंद होने का मौका उन क्षेत्रीय दलों को मिलेगा जो ये दावा कर रहे हैं कि हम अपने अपने अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति, बिहार में कांग्रेस की स्थिति, महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति, तमिलनाडु में कांग्रेस की स्थिति, पंजाब में कांग्रेस की स्थिति, ये कांग्रेस भी जानती है। तो कांग्रेस उन जगहों पर फोकस करेगी। मुझे लगता है कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीटों का बंटवारा कर रहे हैं कि किस मुद्दे पर एक राय बनेगी। पूर्णिमा जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं 23 तारीख को? क्या क्या चीज़ें कम से कम अंडरलाइन कर देनी चाहिए? क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने को लेकर कोई कमेटी बना देनी चाहिए, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को चेयर करने के लिए किसी आदमी को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए? आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मुझे
लग रहा है कि अभी जो 23 तारीख की मीटिंग है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहली मीटिंग में हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, टू अर्ली टू। कुछ मुद्दे तो ऐसे जैसे मुद्दे जहां तक जैसे मुझे जातीय लग रहा जनगणना है, का मामला हो गया, लगभग पूरा विपक्ष उस पर एक साथ सुनाई दे रहा है। मुझे जो लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी पर मोदी को घेरना है, ये तो ऐसी चीजें हैं। मुद्दों पे सहमति जरूर होगी, जो बेसिक मुद्दे होंगे इस मोर्चे में कौन कौन शामिल होगा, इस पे सहमति जरूर हो जाएगी। और उस मोर्चे का कोई एक कन्वीनर मुझे लग रहा है कि बनेगा, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जो निटी-ग्रिटीज होती हैं इस तरह के गठबंधन की, उसको आयरन आउट करे, उसको स्मूदन करे। तो मुझे ये 3-4 चीजें जो बेसिक है होती दिख रही हैं। कन्वीनर की भूमिका में आप किसको देख रही हैं? अब नीतीश कुमार को देखती हैं, शरद पवार को देखती हैं, खड़गे साहब को देखती हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार या शरद पवार दोनों में से कोई एक हो सकता है, जो संकेत मिल रहे हैं। खड़गे जी नहीं होंगे, उसकी दूसरी वजहें हैं, वो कन्वीनर की उसमें रोल में नहीं आएंगे। दूसरा, अभी ये कह देना कि ये गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा तो वो ब्लैकमेलिंग छोटी पार्टीज करती हैं, हम उसको ब्लैकमेलिंग क्यों कह रहे हैं? हम फेडरलिज्म, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो फेडरल डेमोक्रेसी है, उसमें अगर हर पार्टी का कुछ से है किसी डिसीजन में, तो वो ब्लैकमेलिंग नहीं है, वो एक इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन मान के चलना चाहिए। एक बहुमत की सरकार अपनी मनमानी सभी पे थोपे, उससे अच्छा है कि 10 पार्टियां एक साथ हो और हर पार्टी की कहीं थोड़ी बहुत जो इसका इंटरेस्ट है उसका ध्यान रखा जाए। तो हम ब्लैकमेलिंग कर कि ये सरकार बनेगी जो गठबंधन होगा, इसको डिसमिस नहीं कर सकते हैं। हमारा फेडरल डेमोक्रेसी है और उसमें रिप्रेजेंटेशन और उस रिप्रेजेंटेशन को सम्मान देना, ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जैसा कि अभी विनोद जी ने भी कहा कि गठबंधन की सरकारों ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, हमें यूपीए 1 का वो दौर याद रखना चाहिए, जबकि बहुत बड़े बड़े राइट बेस्ड डिसीजन लिए गए थे। भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट, मुझे लगा राइट नहीं, राइट बेस्ड नहीं, राइट बेस्ड। तो वो गठबंधन की सरकारों में भी वैसे बहुत पाथ ब्रेकिंग डिसीजन हो सकते हैं जो देश के लिए अच्छे होते हैं, तो हमें डिसमिस नहीं करना चाहिए इस इनिशिएटिव को। ये इनिशिएटिव मेरा सवाल पंकज जी आपसे है, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, क्या बीजेपी परेशान होगी ये जो अगर सब 23 तारीख को इकट्ठे बैठेंगे, 14-15 पार्टियों के बड़े बड़े नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे, आपको लगता है बीजेपी का बीपी बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का तो बीपी बढ़ चुका है। आप देख नहीं रहे हैं कि हताशा में कैसे कैसी बातें हो रही हैं, कैसे कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, 450 सीटों पर विपक्ष ने एक उम्मीदवार सर्वसम्मति से खड़ा करने की जो योजना बनाई है, उसको ध्वस्त करने का ठेका एक निजी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। उस कंपनी का काम पिछले हफ्ते शुरू हो गया है और उसका काम ही ये है कि वो इन 450 निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह के काम करे जिससे विपक्षी एकता न हो पाए, कम से कम एक उम्मीदवार, सर्वसम्मत उम्मीदवार खड़ा न हो पाए। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकता से कितनी चिंतित है वो तो सबके सामने है। बार बार प्रधानमंत्री जी के और अभी अमित शाह जी के जो दक्षिणी राज्यों के दौरे हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? आपको पता है कि तमिल डायस्पोरा, तेलुगु डायस्पोरा, मलयाली डायस्पोरा, उसके लिए विदेशों में जहाँ जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा है, अमेरिका से लेके मिडिल ईस्ट से लेके हर जगह ऑस्ट्रेलिया तक, किस तरह से सारे दूतावासों को इस काम पर लगा दिया गया है कि इन तमाम डायस्पोरास को, जो बाकी डायस्पोरा हैं जैसे गुजरात वगैरह का, उसको तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दक्षिणी जो डायस्पोरा हैं बाहर, उन पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अभी आपने देखा तमिल समागम के नाम पर किस तरह सरकारी पैसे को खर्च करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार तमिलनाडु में बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम किया। वहाँ से कम 1 दर्जन से ज़्यादा डेलीगेशंस बुलाए गए जो बनारस आए, जिनको अयोध्या घुमाया गया, राम मंदिर दिखाया गया। तो ये सब क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाहट में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये बातें शुरू हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार अगर बन भी गई तो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो सबसे ज्यादा चिंता तो उनको इस बात से हो रही है। शिवम जवाब देना चाह रहे हैं। शिवम क्या बोलना चाह रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं। ये बड़ा धर्म संकट हो जाता है। जिस चीज को ये प्रॉब्लम या दिक्कत बता रहे हैं, मैं आता हूँ, आप ही के पास आऊंगा, प्रॉमिस। वो आप कौन है? वो किसको काम दिया गया है तो बता दीजिए। अब ये बताना, अब आपके सामने आ जाएगा कौन लोग हैं जिसको ठेका दिया गया। बहुत पुराने और ख्यात लोग हैं, आप भी जानते हैं।
शिवम, देखिए शिवम, मैं मतलब ये कह नहीं सकता, कैमरा पे तो कह ही नहीं सकता, जिस तमिलनाडु को लेकर आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल डायस्पोरा को खड़ा किया जा रहा है बड़ी दिक्कत में, ऐसा नहीं है। ये प्लानिंग 5 साल पहली है, और जब टिकट अनाउंस होंगे तो देखना उस तमिलनाडु से कौन कहां से क्या लड़ रहा है, तो आप समझ जाएंगे प्लानिंग कितनी लंबी है। लेकिन अभी आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जो पार्टी किसी चीज को 5 साल से प्लान कर रही है और हर कुछ घूम घाम कर उधर से ही आ रहा है, तो वहां से कौन लड़ रहा होगा ये समझ लेना तो चाहिए। कुछ आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन लड़ रहा है? मुझे नहीं पता। कौन लड़ रहा है? मुझे नहीं पता। नरेंद्र मोदी जी मुझे लड़ रहे हैं, नहीं अमित पता। शाह जी लड़ रहे हैं, अरे सर मुझे नहीं पता, मैं क्या कहता हूँ। लेकिन आप इसको प्लानिंग का प्लानिंग का हिस्सा समझिए। ऐसे ही नहीं सब कुछ इतना खुल कर आ रहा है, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, फिर संसद में एक प्रतीक को लाकर लगाना, और फिर बहुत सारी चीजें हुई हैं। कुछ तो चल रहा होगा इसके पीछे। खैर उसको छोड़ देते हैं, अब आगे आते हैं। तो ठीक कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या कि कह रहे हैं? ये जो पंकज जी कह रहे हैं कि तमिल ऑडियंस को अपने साथ लाना है, तमिल वोटर्स को अपने साथ लाना, ये जो कोशिशें हो रही हैं, इसका मतलब बीजेपी इसमें प्रयास कर रही है। इंक्लूसिविटी का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि inclusivity। घबराई हुई है बीजेपी। घबराई नहीं है, प्लान है बाकायदा कि कैसे चलना है उस पर। अब आगे आते हैं। फेडरलिज्म का अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं है कि एक व्यक्ति के इस बात को एक प्रधानमंत्री की सरकार गिरा दी जाए कि वो राजीव जी की सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है और नहीं ये प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, सरकार गिरा दो। ये फेडरलिज्म का मतलब नहीं है। और फेडरलिज्म का ये मतलब भी नहीं है आई के गुजराल जी की सरकार क्यों चली गई, देश बस पता ही करता रह जाए, या फिर हमारे चरण सिंह जी संसदीय विजिट नहीं कर पाए, वो पता ही नहीं चल पाए, या फिर देवेगौड़ा जी की सरकार। अगर ये आप कहते हैं कि ये फेडरलिज्म की मिसाल है, माफ कीजिए, मेरे देश का हाईएस्ट ऑफिस ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिसका पाया कब निकल जाए पता ही ना चले। एक आदमी को जब अपनी कुर्सी की श्योरिटी नहीं होगी तो वो देश के लिए सोशल वेलफेयर कैसे करेगा? काउंटर क्वेश्चन, जब वाजपेयी जी की सरकार बनी और 13 दिन में चली गई, फिर उसके बाद एनडीए बना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, बीजेपी ने अपने तीनों क्रिटिकल इश्यूज को बैक बर्नर में डाल दिया, कारपेट के नीचे, जिसको हम कहते हैं ना, 370 भी नहीं था, मंदिर भी नहीं था, यूसीसी भी नहीं था। अब आप जब नंबर में आए तो आपने उन तीनों को लागू कर दिया। तो जब आप सरकार बनाते हो, खासकर गठबंधन में जाते हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको बड़प्पन दिखाना पड़ता है। बीजेपी ने वो काम किया, बीजेपी को सरकार का फायदा हुआ 6 साल तक, पहले 13 महीने, अब उसके बाद 5 साल तक वाजपेयी जी चले। अगर यही काम विपक्ष करता है, अपने एजेंडे को, जो बेसिक एजेंडे हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो पीछे छोड़ देता है और एक मंच पे आ जाते हैं, तब तो आपको खुश होना चाहिए, तब तो फेडरलिज्म है ना। देखिए मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट्स ठीक है, ठीक, लेकिन एक चीज इस देश को समझनी पड़ेगी और देश की सरकारों को कि अगर कुछ बेहतर मुद्दे हैं और उन पर कॉम्प्रोमाइज कर सरकार बनाई जा रही है, तो मैं कहता हूं कि ऐसा ना हो, बेहतर है कि आप पूर्ण बहुमत दे दीजिए ना। अगर कोई भी चीज, मान लीजिए एक मुद्दा उठाया विनोद जी ने, पूर्ण गठबंधन हो जा रहा है इतनी पार्टियों का, हाँ। जो बात कह रहे हैं कि 450 सीटों पर लड़ने की तैयारी थी, तो ये तो प्री पोल अलायंस है ना सर। आप ये तो एक ही विचार हो गया ना, एक ही पार्टी। ये मैं आपको सिर्फ फिर से एक चीज कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल असंभव जैसी स्थिति है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि बनेगा नहीं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, जितनी मेरी पॉलिटिकल समझ कहती है कि ये संभव नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकारें इस देश में कमोबेश ज्यादा बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। हम ऐसे हालात में हैं कि बहुत सारे निर्णय हो सकते थे। विनोद जी ने जो कहा कि ऐसा नहीं है कि जो सरकारें जो हैं अलायंस बनाकर चली उन्होंने डिसीजन नहीं लिए, लेकिन और बेहतर हो सकता था। और एक कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब सर अब आप इतना सारा रोकेंगे तो फिर मेरा सारा समय चला जाएगा। मैं आपके सवाल आप ही से पूछ रहा हूं, मैं किसी और का रिएक्शन नहीं ले रहा हूं। अगर बीजेपी 2024 में 273 से नीचे आती है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, 250, 260, 240 जहां भी, क्या उस स्थिति में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी? क्या बीजेपी नहीं चाहेगी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है तो हम सेक्रीफाइस कर दें, जैसे राजीव गांधी ने कर दिया था? आपने सवाल के पहले ही हाइपोथेटिकल लगा दिया। तो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन को मानता ही नहीं, पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे। लेकिन पूर्ण बहुमत में जो एक कमी बताई गई वो ये कि भाई नोटबंदी का निर्णय हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकारें खतरनाक तो बहुत है। 58 में नेहरू जी ने सरकार इसी वजह से गिरा दी थी लेफ्ट की, क्योंकि बहुत हैवी वेट थे, पावरफुल थे। 8 बार इस देश में 356 लगा, इंदिरा जी ने 91 बार लगाया। 10 साल से एक ये भी पावरफुल सरकार चल रही है जिसको कहा जाता है हिटलरिज्म की पराकाष्ठा है, और किसी का सुना नहीं जाता, किसी से बात नहीं की जाती, किसी से राय नहीं ली जाती। कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं आया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस देश में प्रॉब्लम्स नहीं हुई। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से, यूएनएचआरसी की रिपोर्ट्स के हिसाब से, केरला में पोस्ट पोल जो हंगामे हुए, जितनी हिंसा हुई, ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी। लेकिन ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा था जिसने कहा कि हटाइए 356 लगाइए, देखेंगे बाद में। ऐसा नहीं हुआ। पंजाब में बहुत समय समय पर चीजें उठकर आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन
व्यक्तियों से आज के प्रधानमंत्री को जब कंपैरिजन किया जाता है तो आप डेटा पर बात कीजिए। हाँ, दिक्कतें हुई, हाँ, कुछ निर्णय ऐसे हुए जो शायद आपको पसंद नहीं हो, आपकी विचारधारा को पसंद नहीं हो, 370 हटाना आपको पसंद नहीं हो, राम मंदिर बना, वो सरकार ने नहीं बनाया लेकिन फिर भी वो आपको पसंद नहीं आया, या फिर यूं कहिए कि इसके बाद 3 तलाक वाले मामले पर आप विरोध में रहे, बहुत सारी चीजें रही। लेकिन आप कोई ऐसा डिसीजन बताइए जहां आपको लगता हो कि फेडरलिज्म पर वाकई चोट हुई है। पूर्णिमा जी आ रहा हूँ। वाली बात जो शिवम जी ने कही कि पूर्ण बहुमत की सरकारें रहीं और हाँ सरकारों को पलटा नहीं गया, गिराया नहीं गया, तो शिवम जी ये एक कानून में बदलाव ऐसा अब हो चुका है जिसकी वजह से वो संभव नहीं है। जो बम्बई जजमेंट आया है उसके बाद से ये बहुत क्लियर है कि सरकार आप ऐसे ही नहीं अपनी मर्जी से गिरा दे सकते हैं किसी स्टेट में, उसके लिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको प्रूव करना पड़ेगा, तभी आप सरकार गिरा सकते हैं। ऑपरेशन लोटस की ओर इशारा कर रही है। जो भी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर आप मेजॉरिटी किसी सरकार की नहीं प्रूव होती है तभी वो सरकार गिरेगी। मर्जी से जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ या उसके पहले हुआ वैसे सरकारें अब नहीं गिर सकती हैं। तो मर्जी से आपने देखा ही एमपी का एग्जांपल सामने के, मुझे कहना नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि पूर्णिमा जी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात कर रही हैं कि जैसे इमरजेंसी अब नहीं लगाई जा सकती इंटरनल, जनता पार्टी ने प्रोविजन ही खत्म कर दिया जो इंदिरा गांधी ने जिस प्रोविजन के तहत प्रावधान के तहत इमरजेंसी लगाई थी। उसी तरह बम्बई जजमेंट के बाद 356 कहाँ लगा? बम्बई जजमेंट के बाद 356 अटल जी के टाइम में लगा, ना नरसिम्हा राव के टाइम में लगा, ना देवगौड़ा के टाइम में लगा, ना गुजराल के टाइम लगा, ना मनमोहन सिंह के टाइम लगा, क्योंकि 356 का वो जो प्रावधान है वो लगभग वो उसके लिए आपको हाउस में जाना ही पड़ेगा उसको, तो इसलिए वो बात है, वरना कई बार लग चुका होता है इस समय। दूसरी बात मैं कह रहा था कि हर राजनीतिक दौर की अपनी एक परिस्थिति होती है। गठबंधन एक समय जब कांग्रेस, मैं बार बार कहता हूँ, जब कांग्रेस का वर्चस्व था तो बीजेपी या तत्कालीन जनसंघ या दूसरे जो विपक्षी दल थे वो गठबंधन की बात करते थे। आज बीजेपी अगर एनडीए दोबारा खड़ा करने की तैयारी कर रही है तो क्यों कर रही है? अगर क्षेत्रीय दल इतने ब्लैकमेलिंग करते हैं तो आप उन्हीं चंद्रबाबू नायडू से बातचीत कर रहे हैं जो 2019 में झंडा लिए घूम रहे थे कि मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा करते हुए, तो या दोबारा शिरोमणि अकाली दल से बातचीत शुरू की जा रही है। मांझी जी, जिनकी मांझी की नाव हमेशा भावरों में फंसी रहती है, कभी तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से बन जाते हैं और फिर लौट के एनडीए में चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं महागठबंधन में, अब फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो ऐसे मांझी हैं कि नाव ही नहीं तय कर पा रहे किस धारा में जाएगी, वो धाराएं बदलते रहते हैं, ऐसे तो मांझी हैं वो। तो इसलिए ये हर दल अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करता है कि कांग्रेस उस समय गठबंधन का विरोध करती थी। मुझे याद है कांग्रेस का दौर, पंकज जी बैठे हुए हैं, राजीव गांधी तक हंसी उड़ाई जाती थी कि विपक्षी गठबंधन की, कह रहे इनको सरकार चलाना नहीं आता, इनके पास कोई नेता नहीं है, ये क्या कर लेंगे। 415 सीटें थी राजीव गांधी के पास और उस वक्त जो तत्कालीन नेता थे सब हंसी मजाक उड़ाते थे। तो ये आज बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई ठगबंधन कहता है, कोई ये कहता है। मुझे लगता है लोकतंत्र में गठबंधन भी उसकी एक अनिवार्यता है, पूर्ण बहुमत की सरकार भी उसकी एक विशेषता है, इसलिए दोनों को चलने दीजिए। दिक्कत क्या आ रही है भाई? गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो देश नहीं बेच देगी, और गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी वो भी देश चला रही, 10 साल से पूर्ण बहुमत चल रही है। अगर जनता चाहेगी तो अगले आगे फिर पूर्ण बहुमत दे देगी। और अगर ये भी हो सकता है कि प्री पोल अलायंस हो, अगर प्री पोल अलायंस हुआ मान लीजिए उसको बहुमत मिला तो वो भी बहुमत की सरकार बन जाएगी। तो इसलिए किसी एक तौर तरीके को खारिज कर देना ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। कुछ क्विक सवाल, क्या क्या पता है आपको 23 तारीख को क्या क्या होने वाला है? क्या क्या शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? क्या कन्वीनर बनने वाला है? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर कोई कमेटी बनने वाली है? क्या 450 सीटों का फॉर्मूला कुछ तय हो गया है? क्या क्या चीजें जानते हैं? आपने तीनों बातें खुद ही कह दी। सत्यापन। देखिए, कन्वीनर का तो फैसला होगा और कमेटी भी बन सकती है। सीटों का वाले मामले में मैं भी नहीं कह सकता, सीटों वाला थोड़ा बड़ा पेचीदा मामला है, उसमें कौन सी सीट कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा। अब जैसे पंजाब की बात अभी की, तो पंजाब में कांग्रेस अपना दावा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि कांग्रेस के 9 सांसद थे पंजाब से, आम आदमी पार्टी का 1 सांसद है वहाँ से, सरकार जरूर है उनकी। अब दिल्ली है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 2019 में 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी और सारी सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पे थी। तो कांग्रेस का तर्क है कि लोकसभा में लोग कांग्रेस तरफ देखते हैं, भले विधानसभा में आम आदमी पार्टी को। तो ये सारे मुद्दे अभी सुलझाए जाने हैं कि 4-3 का फार्मूला बनेगा या 3-4 का बनेगा, पंजाब में क्या होगा, 9-4 का होगा कि 8-5 का होगा। तो ये सारे पेंच जो है ये मुझे लगता है कल की मीटिंग में, 23 तारीख की मीटिंग में तो नहीं सुलझेंगे। 2 चीज़ों पर कि कॉमन, ये मीटिंगों का दौर चलता रहेगा साल भर। मुझे लगता है जो कन्वीनर बनेगा और जो कमेटी बनेगी, कम से कम वो उनकी मीटिंगें तो होंगी, और उसके बाद फिर राज्य जो है, जिन जिन राज्यों में जहाँ जिन दलों के बीच में बंटवारा होना, उनके बीच में कन्वीनर के साथ बातचीत होगी। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए नीतीश कुमार कन्वीनर बन जाते हैं तो पंजाब का मसला होगा तो फिर नीतीश कुमार बैठेंगे, कांग्रेस के नेता बैठेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता बैठेंगे। वहाँ ममता बनर्जी की कोई जरूरत नहीं है,
वहाँ अखिलेश यादव कोई जरूरत नहीं। यूपी का मसला होगा तो अखिलेश यादव और नीतीश जो कन्वीनर जो होगा वो और पार्टी के नेता, तो इस तरह से चीज़ें सुलझाने की कोशिश होगी, जो मुझे जानकारी है। मैंने कल कहीं पढ़ा, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत, अब मेरी जानकारी नहीं है, किसी को और जानकारी के बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि शरद पवार को जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर जो कमेटी बनेगी उसका इंचार्ज शरद पवार बन सकते हैं, जो सीएमपी बनाएंगे इस एजेंडे का, और नीतीश कुमार जो आप कह रहे हैं कन्वीनर का रोल उनके पास आ सकता है। क्या ये संभव दिखता है? क्या कांग्रेस मानेगी इन बातों को? नहीं, कांग्रेस को अगर चेयरपर्सन मिल जाएगा, मान लीजिए खड़गे जी उस गठबंधन के अध्यक्ष बन जाते हैं, नीतीश कुमार कन्वीनर बन जाते हैं, तो शरद पवार कमेटी के चेयरमैन, तो क्या दिक्कत है इसमें? तीनों हो जाएगा। ममता बनर्जी मानेंगी कि नहीं मानेंगी, वो कुछ चाहेंगी। ममता भी है, अखिलेश भी है, अरविंद भी है। नहीं, केजरीवाल तो इसी में तैयार हो जाएंगे, कांग्रेस जो है राज्यसभा में समर्थन कर दे उनका और अध्यादेश का विरोध कर दे। वो तो अभी उस स्थिति में, अभी वो कन्वीनर बनने की या उसकी लड़ाई में अपने को शायद नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बुरी तरह फंसे हुए हैं अभी। हर्षवर्धन जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पिछली बार अगर मैं याद दिलाऊं दर्शकों को, और 2019 के चुनावों के ठीक पहले फरवरी का महीना, चुनाव होने वाले थे मार्च अप्रैल में, और फरवरी में पुलवामा हुआ, हमने घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या ऐसी कोई चीज़ जनवरी फरवरी के महीने में एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो बीजेपी की तरफ वोटर को लेकर आए दोबारा? ये तमाम कोशिशें जो 3 महीने 6 महीने से कर रहे हैं नीतीश कुमार या खड़गे साहब, ये टाइम फिस हो जाए? नहीं सुमित जी, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं, और इस तरह की चर्चा को ही मैं बेहद बेबुनियाद और पत्रकारिता के लिहाज से बेहद खराब मानता हूं। भारत की कोई भी सरकार वो ऐसा कुछ करेगी, ये शर्मनाक चर्चा है। जो विपक्षी दल आरोप लगाएं तो ठीक है, हम पत्रकारों को नहीं करनी चाहिए। यानी हम ये कह रहे हैं कि कोई आतंकवादी हमला हो और उसके जवाब में सरकार ऐसा करे। नहीं, आप गलत समझे। मैं उस तरह की वारदात की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी कोई चीज जो बीजेपी के पास ब्रह्मास्त्र रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपने टोक दिया है करतारपुर साहब कॉरिडोर, अगर वो जो अभी आप दूर से देखते हैं, पंजाब की बात है, पूरा पंजाबी कम्युनिटी आपके साथ है, अगर उसको भारत की तरफ लाने के लिए चाहे किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो दूसरा पीओके वाली बात कि जो पाकिस्तान में इतना अनरेस्ट चल रहा है, उसको लेकर कोई घटनाक्रम, कोई ऐसा जो कांग्रेस भारत के हितों को साधता हो। देखिए, भारत की ये सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, इसने बलूचिस्तान का नैरेटिव बदल दिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान का नैरेटिव बदल दिया है, मुजफ्फराबाद की चर्चा अब दूसरी तरह से होती है। भारत के सरकारी जो प्रसारक है दूरदर्शन, उसमें ये सब नक्शे में वहां के मौसम दिखाए जाते हैं। अब इसको आप कहेंगे कि ये कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ, जोड़ दूं, इसका नई संसद में जो नक्शा लगा है अखंड भारत का, वही कह रहा हूं, बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पार्टी है, और मैं भी बड़ा आश्चर्य में था। अभी आप कह रहे थे कि देखिए सब बैक बर्नर पर रख दिया। अच्छा, इनके पास बैक बर्नर पर रखने के लिए मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है ना भाई कि 370 हटाएंगे, हटा दिया, राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया, 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया, शिक्षा को हम अपने हिसाब से जो हम मानते हैं कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो कर रहे हैं। उनके हिसाब उनके पास है क्या? वो या तो देखते हैं मॉस्को, बीजिंग या कहीं और, उनके पास है क्या? और आप मुझे सचमुच बताइए, मैं तो कह रहा हूं सुमित जी, याद कीजिए अभी 5-6 मिनट में, और सब लोग याद कर लें, इन पार्टियों का कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको ले जाकर ये कहते हैं कि हम आएंगे तो ये एक चीज अलग करेंगे, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। एक एजेंडा नहीं बता। कास्ट सेंसस पे कांग्रेस की राय बिल्कुल विपरीत थी, अब पलट गए। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी चुनौती देते हैं कि बीजेपी करती क्यों नहीं? देखिए, मैं तो ये कहता हूं ना कि देश के लोगों को पार्टियों के दोहरे चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी मंडी से दिला रहे थे सबको कृषि कानून ला के उपज, हरसिमरत कौर बादल, अरविंद केजरीवाल, सबके चुनावी घोषणा पत्र में था, और जब आंदोलन दिखा तो ये सब पलट गए। तो ये ऐसे नेता हैं। तो ये जातीय जनगणना भी जब कांग्रेस कराती है ना, इस देश के लोगों को पता होना चाहिए। अभी तक तो कांग्रेस के शासनकाल में जनगणना हुई, कभी जातीय आंकड़े नहीं आए। क्यों नहीं आए? बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सेंसस है उसमें सबके आंकड़े पता होते हैं, सबके बारे में आता है। किसी योजना को लेकर जब चलाना होता है, केंद्र सरकार की ऐसी 1 दर्जन योजनाएं हैं जिसके लिए आपको पता ही करना होता है कि इसकी स्थिति क्या है, लेकिन उनको जाति विभाजन कराना है। और आप सोचिए, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, पंकज जी कह रहे थे कि घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में जा रही है। अरे भैया, इस देश में कोई राष्ट्रीय दल पूरे देश को एक साथ लेकर चलने का साहस नहीं कर पा रहा है, यह शर्म की बात नहीं है? कांग्रेस पार्टी द्रविड़ियन राजनीति के सामने आत्मसमर्पण करके पिछलग्गू हो जाती है, शर्म की बात नहीं है? देश का प्रधानमंत्री कहता है
तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं होते हुए अगर तमिल काशी संगमम होता है, राजकोट में तमिल सौराष्ट्र संगमम होता है, तो ये तो अच्छी बात है ना। और तमिलनाडु के लोगों को ये तो पता है ना अब कि भैया हमारा जो ये अधिनियम है, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता या जो कुछ कम बुद्धि वाले लोग हैं जो कहते हैं ब्राह्मणवाद, वो काशी के ब्राह्मण नहीं थे, उनमें से किसी के कांधे पे जनेऊ नहीं दिखा था, वो शैवाइट हैं, वो ओबीसी जाति से आते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में 150 से ज्यादा मंदिर इन अधिनियमों के पास है। हिम्मत नहीं पड़ी स्टालिन की कि इसका विरोध कर देते। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और आप इसको घबराया हुआ कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे काशी में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन का रोड शो कर दिया। टीवी पर महान विश्लेषक अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि देखिए मोदी डर गया है। हर दूसरे दिन इनको मोदी डरा दिखता है और मोदी उसके बाद और 2 कदम आगे चला जाता है। अरे भाई, देश की जनता के साथ जुड़ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहना, अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश करना और देश को एक करने की कोशिश करना, ये घबराना नहीं है। ये एक नेता के डिसाइसिव लीडरशिप का मसला है। और एक लाइन की बात कहूंगा, ये फालतू की बात है कि ब्लैकमेलिंग होती रहे। ब्लैकमेलिंग होता तो कोरोना में ये देश खत्म हो जाता। ब्लैकमेलिंग होता तो ये वैक्सीन नहीं बन सकती थी। ब्लैकमेलिंग होता तो पाकिस्तान को उसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जा सकता। ब्लैकमेलिंग की सरकार होती गठजोड़ की तो गलवान में इस तरह से हम नहीं खड़े हो पाते। ब्लैकमेलिंग होती रहती तो आज दुनिया के जो देश कह रहे हैं कि हम उम्मीद की तरफ से इस देश की तरफ से देख रहे हैं, ये समाधान का देश है, मुश्किलों का देश हो जाता। कहां ब्लैकमेलिंग, यही मुश्किल। दक्षिण में बीजेपी का जाना ये कोई डर नहीं है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक, वहां तो है ही नहीं ना। अगर वहां बीजेपी को क्या ये लग रहा है कि उत्तर में नुकसान होने वाला, इसीलिए दक्षिण की तरफ जा रही है? हाँ, ये आपने, मैं इसी पर आ रहा था। मैंने और जयदीप जी ने अभी कल ही एक एनालिसिस रखी है, हमारे सहयोगी आशीष, उनकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। आरएसएस ने, संघ ने इस वक्त एक स्ट्रैटेजी यूपी के लिए बनाई है। 2500 कार्यकर्ताओं को उतार दिया गया है और दलित बहुल जो इलाके हैं वहां पर संघ की शाखाएं लगाने के प्रयास अब शुरू हो रहे हैं। ये प्रयास क्या, बल्कि इसके लिए एक पूरी रणनीति बना ली गई है। बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है, अमरउजाला.com पर दर्शक पढ़ सकते हैं। हमने और जयदीप जी ने उसकी पूरी एनालिसिस भी रखी है वीडियो में। लेकिन कुल मिलाकर ये स्पष्ट करता है कि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ में आगे बढ़ रही है। दलित वोट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण, और हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है पहलू कि अभी तक जहां पर वो मजबूत रही है पिछले चुनाव में, वहां के बजाय वो उन जगहों पर देख रही है जहां पिछली बार कमजोर प्रदर्शन रहा है। लेकिन अब इसमें एक दूसरा पहलू ये भी आता है कि जिन जगहों पर पिछली बार अच्छा प्रदर्शन रहा था, क्या वहां पर विपक्ष ज्यादा बड़ी रणनीति के साथ सामने आ रहा है? उदाहरण के लिए पंजाब की बात हो ही गई है, क्योंकि अब वहां पर आम आदमी पार्टी की भी एंट्री जबरदस्त है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी, अभी जब विनोद जी कह रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि अरविंद केजरीवाल के साथ तो अभी ये भी चक्कर होगा कि गुजरात जहां पे कुछ भी नहीं थे वो, वहां पर भी वो दावेदारी पेश करेंगे, भैया कुछ तो दो हमको भी। तो ये भी एक वहां पर टसल देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस बहुत अप है, लेकिन उनका और कांग्रेस का एटीट्यूड लगभग एक जैसा देखने को मिलता है, कोई झुकने को तैयार नहीं होता है। ये भी एक मामला गड़बड़ा जाता है कई बार। अगर इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेता है विपक्ष, तो निश्चित तौर पर जहां पिछली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है वहां पर विपक्ष कोई रणनीति बना सकता है। लेकिन काउंटर में बीजेपी उन जगहों पर भी अब सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, खुद को मजबूत कर रही है जहां पर उसकी एंट्री थी नहीं, और यूपी जैसा उसका गढ़, इसको वो बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रही है। तो मुझे लगता है कि यूपी पर उनका बड़ा फोकस है। पिछले राज्यों के मुकाबले नए राज्यों से सीट दर सीट। मैं आपसे एक कंडीशन आपके आगे रखता हूं। आपने सबकी बात सुनी सेकंड राउंड के क्वेश्चन में। आप इस विपक्ष के कन्वीनर बनना चाहेंगे, और बनेंगे तो क्या फॉर्मूला लेकर आप तमाम दिक्कतों को दूर करेंगे? अरविंद को, कांग्रेस को, ममता को, कांग्रेस को, इन दिक्कतों को कैसे आप दूर करेंगे? सुमित, मैं पत्रकार हूं और राजनीति से दूर ही रहना चाहूंगा। राजनीति का विश्लेषण जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ऐसी किसी भूमिका में न खुद को देखना चाहूंगा, न ऐसे हाइपोथेसिस का भी कोई आकलन कर। लेकिन दिलचस्प चर्चा है आज की। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों के चुनाव सिर पर खड़े हैं। 5 राज्यों के चुनावों की चर्चा नहीं हो रही, लगातार चर्चा 2024 की हो रही है। मतलब सारे राजनेताओं को भी समझ में आ गया कि क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय नेता और क्षेत्रीय मुद्दे ही महत्वपूर्ण होते हैं, हावी होते हैं। और कर्नाटक ने तो इस तरह का एक बड़ा सबक और बड़ा झटका भी दिया है। सारी बात 2024 की हो रही है। और आपने जब इस शो को ओपन किया तो आपने खुद भी कहा था कि एक तरफ ये 24 की तैयारी में 23 जून की लामबंदी हो रही है, दूसरी तरफ क्या भाजपा भी एनडीए के कुनबे को जोड़ने में लगी है, और वहां क्या। तो हम ये जानते हैं कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और ऐसी किसी भी हलचल को वो हल्के में नहीं लेगी। इसी बात पर खुद पंकज जी ने जब बात रखी और उन्होंने जिन तैयारियों का जिक्र किया उसको
कोई डर कह सकता है, कोई पूरी तैयारी कह सकता है, कोई हल्के में न लेने की बात कह सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि तैयारी दोनों तरफ जोरों की है। ऐसा नहीं हो कि विपक्ष की इस तैयारी को गंभीरता से लेने की वजह से भाजपा की तैयारी, चूंकि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, उससे ज्यादा जो प्रवीण बात कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश जहां पर 80 सीटें आती है और मजबूत रहे हैं लोकसभा की सीटों में, और अभी योगी आदित्यनाथ की भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन चप्पे चप्पे के वोटों पर ध्यान देने की शुरुआत हो चुकी है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि अगर हिंदू वोट बढ़ता है जातियों में तो भाजपा का नुकसान होता है, जब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है तो ये बहुत साधारण सा गणित है। लेकिन अगर कहीं इस विपक्षी एकता की वजह से वोटों का बंटवारा हो गया तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका दलित वोट निभाएंगे। अगर दलित वोट साथ में रहते हैं तो विपक्षी एकता के बावजूद भाजपा का जो हिंदू वोट बैंक है उसके साथ साथ ये वोट बैंक उसको 24 के चुनाव में तो 303 पर बैठे रहने के बाद और तमाम दिक्कतों को देखने के बाद भाजपा और एनडीए भी इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं। वहीं विपक्ष बहुत अच्छे से जानता है कि अकेले कोई भी दल अकेले विराट छवि वाली इस मोदी सरकार को हराने की स्थिति में नहीं है। इसी की वजह से वो इकट्ठे हुए, ईडी सीबीआई का सबको, ये तो बहुत बेसिक चीज है ना, सबको पता अकेले नहीं हरा सकते, इकट्ठे हरा सकते हैं, लेकिन इकट्ठे होने की कुछ शर्तें होती हैं। क्या वो शर्तें, जिसको मिनिमम प्रोग्राम कह लो, कोई ब्लैकमेलिंग कह ले, कॉम्प्रोमाइज कह लो, सबसे बड़ी बात तो त्याग की है भाई कि जो सीट मेरी जीती हुई है मैं छोड़ने को और तैयार बात हूं। बिल्कुल सही थी इसमें। कुछ जैसे अटल जी की सरकार ने भी गठबंधन किया तो समझौता किया और कह के किया कि हम समझौता कर रहे हैं, हमारे मुद्दे हैं जिनको हम लाना, इसमें मैं सहमत हूं हर्षवर्धन की बात की, हमारे मुद्दे हैं मजबूती से सामने रखे हैं, लेकिन इस वक्त हम उन मुद्दों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। जब पूर्ण बहुमत में आएंगे तो उनको पूरा करेंगे। आए और किया, राजनीति ऐसी, जब आप साझा सरकार चलाएंगे तो समझौता करना पड़ेगा, नहीं चलाएंगे तो बिना समझौते के अपने क्या उन मुद्दों से जनता सहमत है तो ही आपको वोट देगी। जबरदस्त प्रचंड बहुमत दिया है और उसी की वजह से हमने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। अलग अलग दलों को समझ में आ गया कि हम अकेले कोई नहीं लड़ सकते, मिलकर लड़ेंगे। मिलकर लड़ने की शर्तें आप मान लीजिए तो मिलकर भी लड़ सकते हैं। क्या मिलकर भी हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे तो सामने वाला भी ऐसा नहीं है कि आप गठबंधन कर लेंगे और वो सोता रहेगा, वो अपनी तैयारी करेगा, वो भी मजबूत खिलाड़ी है। इस शो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इसी नोट पर खत्म करना चाहूंगा, 23 जून की जो रैली है उस पर नजर रहने वाली है, क्योंकि वो 24 के चुनावों के संदर्भ में काफी ज्यादा अहम हो सकती है, जैसा कि तमाम खबरों के खिलाड़ी के इस विश्लेषण में निकल कर आया है। तो आप हमारे शो को कैसा लगा हमको फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको खूब फैलाइए, फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ऐसी चर्चाओं की देश में आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे चीख चिल्लाहट नहीं होती है, जहाँ पर मंथन होता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।